गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। आपको एनर्जी चाहिए फ्रॉम ग्लूकोज। एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी एक्वायर करते हैं, एनर्जी लेते हैं और वो एनर्जी यूज होती है टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। दैट मीन्स अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते। वो एनर्जी आती है फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, और उस जो प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। उस सेलुलर रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। सो व्हाट एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस इज? ये स्टार्ट है किस चीज का? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जहां से स्टार्ट होता है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या होता है? दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो लास्ट पे हमें क्या मिलेगा? पायरुवेट। हमें पायरुवेट मिलेगा, या जिसको हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं, पायरुवेट। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में। जैसा कि आप सबको पता है, जो हमने डिस्कस किया है आज तक, ग्लूकोज इज द 6 कार्बन कंपाउंड। दिस इज द 6 कार्बन कंपाउंड, और ये 6 कार्बन कंपाउंड डिफरेंट स्टेप्स से होके गुजरता है और डिवाइड होता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? एटीपी। वो एटीपी रिलीज होता है और वही एटीपी फिर आगे जाके हमारी लाइफ प्रोसेस में यूज होता है। तो चलिए थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखते हैं इस ग्लाइकोलिसिस की। ये जो ग्लाइकोलिसिस है, इस ग्लाइकोलिसिस को एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे। तो ईएमपी पाथवे इस ग्लाइकोलिसिस को क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स डिस्कवर्स। जिन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था उनकी वजह से इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है, जिनका नाम था, क्या क्या नाम था? एम्बेडेन। ये जो एक बायोलॉजिस्ट थे, सेकंड बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था मैरहोफ, एंड थर्ड बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था क्या नाम था उनका? परनस, या परनस कह सकते हैं हम, परनस। तो इन्होंने इस ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया था। दैट इज व्हाई दिस ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ये एक ऐसा सेलुलर रेस्पिरेशन का स्टेप है जो साइटोप्लाज्म में होता है। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलिसिस होता है। साइटोप्लाज्म, दैट मींस इसको किसी और सेल ऑर्गेनेल की नीड नहीं पड़ती है। कंप्लीट ब्रेकडाउन जो यहाँ पे जो कंप्लीट प्रोसेस एक्चुअली होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। दिस ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल पाथवे। यूनिवर्सल पाथवे। व्हाई इज इट कॉल्ड एज यूनिवर्सल पाथवे? क्या आपको पता है क्यों कहा जाता है? देखिए, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है, इसको ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती है। सो वी कैन से कि जो हमारे एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स अपनी रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में भी ये ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू होता है। उनमें भी फर्स्ट स्टेप यही होता है, ठीक है? तो उनमें भी होता है। और हमारे एरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आप और हम हैं एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स में भी हमारा जो है ग्लाइकोलिसिस होता है। सो दैट इज व्हाई दिस ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल पाथवे। तो यूनिवर्सल पाथवे क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये हर एक ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो हमारे इस अर्थ पे प्रेजेंट है, उनमें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। तो इसको यूनिवर्सल पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है? ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ये कंप्लीट एक चेन ऑफ 10 स्टेप्स है। इज द चेन ऑफ 10 स्टेप्स। चेन ऑफ 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स का एक चेन है, जहां से एक चेन से होके 10 स्टेप से होके ग्लूकोज चेंज हो जाता है इनटू
पायरुवेट। इज इट क्लियर? ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ने जरूरी थे। नाउ कमिंग टू द कंप्लीट पाथवे, इसको रब करते हैं। So coming to the complete pathway, जो हमारा फर्स्ट जहां से हमारा स्टार्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस जिसको कहते हैं, तो वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। 6 कार्बन कंपाउंड इस ग्लूकोज पे एक्ट करता है हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस क्या है? एक एंजाइम है। हेक्सो मींस 6, हेक्सो मींस 6, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड पे एक्ट करता है। यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, हेक्सोकाइनेस एंजाइम है हमारा, हेक्सोकाइनेस। तो इस हेक्सोकाइनेस के एक्शन की वजह से जो ग्लूकोज हमारा है ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आपके पास यहां पे आपको समझ आना चाहिए कि हमारे पास तो ग्लूकोज था, ये फॉस्फेट कहां से आया? ऑन द विद दिस ग्लूकोज फॉस्फेट कहां से आया? ये फॉस्फेट हमारा कहां से आया? यहां पे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। जो एनर्जी कहां से आती है? एटीपी से। हमारा एक एटीपी जो है ये यूज होता है और यहाँ पे रिलीज होता है एडीपी। दैट मींस वन ऑफ द फॉस्फेट हैज बीन यूज्ड टू कन्वर्ट दिस ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या आपको समझ आ रहा है? यहाँ पर आपको नीट में एक क्वेश्चन भी मिल सकता है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहां से जब स्टार्ट होती है, उसमें फर्स्ट एंजाइम कौन सा होता है? Which is the first enzyme that acts when the glycolysis of glucose starts? तो वो है हमारा हेक्सोकाइनेस, ये आपको याद रखना है। Now moving forward, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसमें अब आइसोमराइजेशन होगी। What is meant by आइसोमराइजेशन? ये इंटर कन्वर्ट होगा। It will इंटर कन्वर्ट। तो किस चीज में इंटर कन्वर्ट होगा? किस चीज में होगा? किस चीज में होगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है जब भी ग्लूकोज इंटर कन्वर्ट होता है या इसकी आइसोमराइजेशन होती है तो वो आइसोमराइजेशन होके फ्रुक्टोज बनाता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल गेट आइसोमराइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। 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 तो इससे क्या होगा? आइसोमराइजेशन होगी, चेंज होगा, इंटरकन्वर्शन होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद जो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक और एंजाइम एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एक्ट करेगा और यहाँ पे एक और एटीपी यूज होगा। एक और एटीपी यूज होगा बिकॉज ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो क्या होगा यहाँ पे? 1,6 यहाँ पे आपका एक ही फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे इसके साथ अटैच था। नाउ इस पे एक और फॉस्फेट ग्रुप एट द कार्बन नंबर 1 अटैच होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। और इसके लिए यहाँ पे एक एटीपी यूज होता है। क्यों यूज होगा एटीपी? क्योंकि आपको फॉस्फेट ग्रुप चाहिए इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने के लिए।
तो यहाँ पे आपका एक एटीपी यूज हो रहा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपको एक एम्स लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, नीट का क्वेश्चन मिल रहा है, आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि वो कौन सा स्टेप है जहां पे विद एंजाइम एक कोफैक्टर मैग्नीशियम भी यूज होता है। कोफैक्टर मैग्नीशियम, तो वो कोफैक्टर मैग्नीशियम यहीं पे इसी स्टेप को कंटिन्यू करने के लिए यूज होता है। दैट मींस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नीट लेवल क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पे कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को चेंज करने के लिए फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को के लिए उस टाइम पे कोफैक्टर मैग्नीशियम भी यूज होता है और आपको क्या मिलता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पर कितने स्टेप्स आए 1 2 3 एंड 4। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ आया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब इसमें 2 ATPs घुस चुके हैं, 2 ATPs घुस चुके हैं तो ये डिवाइड होगा, इट विल डिवाइड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। तो वो 2 मॉलिक्यूल्स, बोथ द मॉलिक्यूल्स हमारे जो होंगे दोज विल बी 3 कार्बन कंपाउंड्स। जो आपके पास ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, दिस इज द 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये ब्रेक होगा 2 कंपाउंड्स में। फर्स्ट वन इज ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate and the second one will be वो कौन सा होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है इसको हम DAP और DHAP भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो एक कीटोनिक कंपाउंड है और ग्लाइसरल्डिहाइड जो है ये हमारा अल्डिहाइडिक कंपाउंड है। बोथ द कंपाउंड्स और 3 कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि यहाँ तक 6 कार्बन था, ये यहाँ तक हमारे हैं 3 कार्बन कंपाउंड। एंड द एंजाइम जो यहाँ पे एक्ट करता है दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज अल्डोलेस। अल्डोलेस एंजाइम आपका यहाँ पे यूज होगा, अल्डोलेस एंजाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। जो ये 5 स्टेप्स है, these 5 steps are actually called as, इनको क्या कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जहां पे आपकी एनर्जी यूज होती है। किस फॉर्म में यूज होती है एटीपी के फॉर्म में, यहाँ पे हमारी एनर्जी यूज हो रही है। सो these steps, these 5 steps are called as energy investment phase, energy investment phase. Okay, first 5 steps for energy investment phase. Okay, so glucose से क्या हुआ, this is the glucose in presence of hexokinase, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना हमारा, जहां पे हमारा एक एटीपी भी यूज हुआ। तो उसके बाद फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज ने आइसोमराइजेशन की, तो यहाँ पे हमें मिला फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड द कोफैक्टर मैग्नीशियम ने एक्ट किया विद द यूज ऑफ 1 एटीपी। तो आपको मिलता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, इस पे अल्डोलेस एंजाइम का यूज होके इट डिवाइड्स इनटू 2 कंपाउंड्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स ईच, जिसका एक का नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate, जिसको हम फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी कहते हैं। एंड सेकंड वन इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो एक कीटोनिक कंपाउंड है। तो आपको 3 कार्बन कंपाउंड्स यहाँ पे 2 मिले, लेकिन इन 2 कंपाउंड्स का एक हम कह सकते हैं ये आपस में आइसोमराइज होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम आइसोमरेज। जो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एंजाइम आइसोमरेज यूज होगा। आइसोमरेज के एंजाइम में आइसोमरेज एंजाइम यूज होके ये इंटरकन्वर्ट होंगे।
तो इंटर कन्वर्ट क्या होंगे, हमें चाहिए ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी इसी में कन्वर्ट होगा। तो आपको ये जहन में रखना है, नाउ जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट चेंज हुआ टू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, नाउ आपके पास आगे जाके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स सारे क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 कार्बन ईच। तो चलिए बाकी स्टेप्स हम इस साइड लिखते हैं, ठीक है। दीज आर द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। नाउ बारी आती है हमें एनर्जी लेने की। एनर्जी तो यूज हो गई, अब हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी लेने के लिए क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पे ऑफ फेज। तो पे ऑफ फेज यहां से हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल राइट दिस ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हियर। यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये जो कंपाउंड हमारा है, नाउ हमारे पास 2 मोल्स में प्रेजेंट है। क्यों, जो आपको अभी बताया कि इंटर कन्वर्शन हुआ, आइसोमराइजेशन हुई, तो आगे इस ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एक एंजाइम जो है ये डिहाइड्रोजिनेशन करेगा यहाँ पे, एंड इन दिस केस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ये जो हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा इनटू एसिड। ये एसिड बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट मिला आपको यहाँ पे, जो 2 मोल्स ये कंपाउंड भी है, जो आपको अब याद रखना है, आपके पास 2 मोल्स के कंपाउंड है। इस पे यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, एक ही फॉस्फेट ग्रुप था, बट नाउ व्हाट हैपेंड, यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप आपको ऐड हुआ, एक और फॉस्फेट ग्रुप। वो फॉस्फेट ग्रुप कहां से आया, वो फॉस्फेट ग्रुप आपका यहां से साइटोप्लाज्म से इसमें ऐड हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वो कहीं से भी कोई भी एटीपी यूज नहीं करना है। नाउ वी आर इन द पे ऑफ फेज, हमें तो एनर्जी चाहिए, हम एनर्जी को अब यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या होता है, जब डिहाइड्रोजनेशन होगी मींस हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन रिलीज होगा तो क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे NAD पॉजिटिव है, ये NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव। ये जो NADH है ये हमारे काम का प्रोडक्ट है, ये हमारे काम का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे काम का प्रोडक्ट है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हमारा है ये चेंज हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट जो एक एसिड है। और यहाँ पे ऑफ फेज में हमारा फर्स्ट जो कंपाउंड है वो NADH मिला हमें, जो कि NADH में हमें यहाँ कितने मिलेंगे हमें, ये जो हमारे NAD है, these are 2 molecules as we all know, तो यहाँ पे हमें ये भी 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो आगे जाके हम जब इस NADH को ETC से यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारेंगे तो वहां पे एक NADH से हमें क्या मिलेगा, एक NADH से हमें कितने ATPs मिलेंगे, 3 ATPs। तो हमारे पास कितने NADH है, हमारे पास 2 NADH है, 3 × 2 = 6 ATP। तो ये हमें NADH से अब ATP आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिलेंगे, दैट मींस द पे ऑफ हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट
तो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो हमारा कंपाउंड है, यहाँ पर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? फॉस्फोग्लाइसरोकाइनेज। फॉस्फोग्लाइसरोकाइनेज एक एंजाइम है जो यहाँ पे एक्ट करेगा और आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। तो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट मिला, दैट मींस यहाँ पे तो एक और ये फॉस्फेट ग्रुप था, वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ गया वो फॉस्फेट ग्रुप आपका यहाँ पे जो ADP था, जो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADPs है, उनके साथ वो 2 मोल्स के 2 फॉस्फेट ग्रुप्स मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे और आपको यहाँ पे 2 ATP मिल जाएंगे। 2 ATP मॉलिक्यूल्स और मिल रहे हैं आपको, दैट मींस आप एनर्जी का जो करेंसी है उसको जनरेट कर रहे हैं, वो ग्लाइकोलाइसिस में जनरेट हो रहा है, एंड यू गेट द 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। ये है हमारा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है, इस पे एक एंजाइम एक्ट करेगा व्हिच इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लाइसरोम्यूटेस। जो फॉस्फोग्लाइसरोम्यूटेस, तो ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम यहाँ पे चेंज करेगा लोकेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप अभी किस कार्बन पे है? 3 कार्बन पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दिखाता हूँ 1, 2 और 3, ये हमारे 3 कार्बन्स है। ये अगर यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, दिस फॉस्फेट ग्रुप विल नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स द सेकेंड। यहाँ पे आएगा फॉस्फेट ग्रुप जो हमारा सेकेंड कार्बन है, जब सेकेंड कार्बन पे आएगा तो आपको क्या मिलेगा? 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। आपको मिलेगा 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। तो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट तभी मिलेगा जब लोकेशन ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप चेंज फ्रॉम 3 कार्बन टू 2 कार्बन। तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अब हमारा जो ये 2-फॉस्फोग्लाइसरेट है, इस पे एक और एंजाइम एक्ट करेगा, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज इनोलेस। क्या कहते हैं उसको? इनोलेस एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगा। जब इनोलेस एंजाइम एक्ट करेगा यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा PEP। किसको कहते हैं? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। मींस हम नजदीक पहुंच रहे हैं किस चीज के? पायरुवेट बनाने के। हम पायरुविक एसिड जो है वो अभी मिलने वाला है, क्योंकि हम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मिल रहा है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, ये हमें किसकी एक्शन से मिल रहा है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ इनोलेस एंजाइम। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो वाटर है वो वाटर यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से वाटर भी रिलीज होता है, तभी जाके आपको यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मिलता है। तो वह हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, H2O जो है हमारा रिलीज हुआ, H2O यहाँ पे रिलीज हुआ, H2O वाटर रिलीज हुआ, तो आपको मिलता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है, इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेस के जो हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, इसको एक और एंजाइम इस पे एक्ट करेगा। कौन सा? पायरुवेट काइनेस एक एंजाइम इस पे एक्ट करेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पे। तो आपको क्या मिलेगा? पायरुवेट, और जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड। जब आपको पायरुविक एसिड मिला, तो आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, एक सिंपल चीज है जिन चीजों का आपको ख्याल रखना है। वो चीजें क्या है? यहाँ पे जो है फॉस्फेट ग्रुप था, तो इसमें तो फॉस्फेट ग्रुप है नहीं। जब फॉस्फेट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स ड्यूरिंग दिस स्टेप फॉस्फेट जहां भी गया होगा, जहां से निकला होगा, ये ADP के साथ ही मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा? ATP। यहाँ पे एक और ATP आपका रिलीज होगा, और
2 मॉलिक्यूल्स ये भी होंगे। तो ये जो है जब आपका एटीपी डायरेक्टली इसी रिएक्शन में गेन होता है, दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जो यहाँ पर इस स्टेप में भी हुई थी, आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी मिलता है। एंड इन दिस केस जहाँ पे आपका NADH है, ये आपको डायरेक्टली एटीपी प्रोवाइड नहीं कर सकता, देन इसको क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होके गुजरना है, देन इसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होके आपको एटीपी मिलेगा। सो अप टू दिस केस आपको एटीपी भी मिला, आपको NADH भी मिला। नाउ द टर्न इज कि हमें चेक करना है हमें कितने एटीपीज नेट गेन हमें इस जो हमारा जो पाथवे है ग्लाइकोलिसिस का, इससे हमारा नेट गेन कितना हुआ, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसको रब कर दूं। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली वी शुड नो कि हमारे कितने एटीपी यूज हुए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम यूटिलाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है कि किस किस स्टेप में एटीपी यूज होता है। तो फर्स्ट स्टेप में जहां से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, तो वहां पर आपका एक एटीपी मॉलिक्यूल, बिकॉज वी नो यहां पर 6 कार्बन कंपाउंड एक ही है, तो एक एटीपी मॉलिक्यूल आपका यहां पे यूज होगा। तो एक एटीपी यहां पे यूज हुआ। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, जहां से आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, तो इस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के बनने के लिए आपको एक और एटीपी की नीड पड़ती है, तो लेकिन एक ही एटीपी यूज होगा। तो यहां पर हम प्लस करते हैं एक और। अब आप देख सकते हैं कहीं और पे यूज हुआ है, कहीं पे यूज नहीं हुआ है। सो द इन्वेस्टमेंट, द यूटिलाइजेशन ऑफ द एटीपी इन दिस प्रोसेस इज 2। तो आपके 2 एटीपीज यूज होते हैं, 2 एटीपी हमारे यूज हुए। तो अब हम सिंथेसिस का देखते हैं, हमें करेंसी कितनी ज्यादा मिली, वहां से पे ऑफ कितना मिला, जिसको हम पे ऑफ कहते हैं। ठीक है, पे ऑफ, जो पे ऑफ स्टार्ट होता है आफ्टर दिस 5th स्टेप फ्रॉम द 6th स्टेप, जहां से आपको पे ऑफ मिलना स्टार्ट होता है। तो पे ऑफ में पहले हम एटीपीज का देखते हैं जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिले हैं हमें। तो यहाँ पे कितने एटीपी मिले हैं, जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट जो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से 2 जो फॉस्फेट ग्रुप्स है वो रिलीज होके 2 एटीपी मॉलिक्यूल से मिलके 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 प्लस आगे जाके जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड और पायरुवेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज, इसमें भी जो है हमारा जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो 2 + 2 = 4। कितने मिलते हैं, 4। अगर हम नेट गेन की बात करेंगे, नेट गेन जो हमारा नेट गेन ग्लाइकोलिसिस से मिलता है, उस नेट गेन से हमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उस नेट गेन से हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। पे ऑफ में हमें 4 मॉलिक्यूल्स मिले और हमारे यूटिलाइज होते हैं 2, सो द नेट गेन इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। नेट गेन, दिस इज कॉल्ड एज नेट गेन। लेकिन आप सबको पता है कि हमें यहाँ पे NADH भी मिला, तो NADH भी एटीपी बनाएगा, लेकिन ये हमारा नेट गेन में नहीं आता है। क्यों? नेट गेन वो गेन है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, चाहे वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। बट इन दिस केस अगर हम बात करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स की जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है, उनमें आपको NADH का कोई काम नहीं होता। NADH तो ग्लाइकोलिसिस में बनेगा because glycolysis is the universal pathway, but it is not gone through the ETC। उनमें ETC नहीं होता, सो ये यहाँ वहाँ पे फजूल रहता है। लेकिन हमारे इस प्रोसेस में अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे या एनिमल्स की बात करेंगे, यहाँ पे हमारा जो NADH है, मैंने पहले भी कहा था आपको, एक NADH जो हमारा है वो बनाता है कितने मॉलिक्यूल्स, एक NADH बनाएगा हमारा 3 ATP मॉलिक्यूल्स। तो हमारे यहाँ पे कितने NADH है, 2 NADH,
2 into 3 is equal to 6 ATP मॉलिक्यूल्स। अगर हम इस ATP को और इस ATP को प्लस करेंगे, सो इट इज 6 plus 2, तो ये हमारा रहेगा 8। तो हमारा जो 8 है, दिस इज द ग्रॉस क्या होगा, ग्रॉस गेन। ये हमारा ग्रॉस गेन ऑफ ATP है। नेट गेन इज ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स, बट द ग्रॉस गेन इज 8 ATP मॉलिक्यूल्स। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं ATP के, सारे सारे कितने बनते हैं, 4 plus 2 कितने हुए, 6 और हम आगे जाके जो है 10 मॉलिक्यूल्स हमारे सारे मिलते हैं। ये जो ग्रॉस गेन है 8 प्लस जो यूज हुए हैं हमारे 2, 8 plus 2 सारे हमें 10 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। लेकिन जब 10 में से 2 हमारे यूटिलाइज हुए तो ग्रॉस गेन हमारा वहां पे रहता है ओनली 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATPs, जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है। इज इट क्लियर? नाउ इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको नीट के लिए कुछ क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। वो आप सबको समझ आया होगा कि कैसे क्या होगा। तो नीट में कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन जो मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि किस किस स्टेप पे एटीपी यूटिलाइज होता है, किस किस स्टेप पे एटीपी जो है वो सिंथेसाइज होता है। तो वो चीजें आपको याद रखनी है जो मैंने अभी डिस्कस की आपके साथ, कि कहां पे किस स्टेप पे एटीपी यूटिलाइज होता है और कहां पे किस स्टेप पे एटीपी सिंथेसाइज होता है और कहां पे आपका NADH सिंथेसाइज होता है। ठीक है। अनदर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से सिंथेसाइज होते हैं, जो हमने यहां पर देखा 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट से जब 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनता है तो वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से सिंथेसाइज होते हैं। एंड सेम इज द केस हियर, जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पायरुविक एसिड और पाइरुवेट बनता है, उस टाइम पे भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से सिंथेसाइज होते हैं। और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है हमारे ETC से यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होके गुजरते हैं, वो हमारा NADH डिसाइड करता है। हमारे NADH यहाँ पे 2 है, दैट मींस 6 ATP मॉलिक्यूल्स। अनदर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब स्टार्ट होता है, जब यहां से स्टार्ट होगा, विच इज द फर्स्ट एंजाइम दैट टेक्स पार्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, तो वो है हमारा हेक्सोकाइनेज। एक सिंपल सी ट्रिक है, ग्लूकोज जो है इट इज द 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल, हेक्सो मींस 6, तो आपको याद रखना है हेक्सोकाइनेज इज द दिस एंजाइम व्हिच इज द फर्स्ट एंजाइम यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो समझ आया आपको कि जो फर्स्ट एंजाइम है दैट इज हेक्सोकाइनेज, जो ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है फर्स्ट स्टेप पे। उसके बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हेक्सोकाइनेज किस एक कंपाउंड से इनहिबिट होता है, which is the molecule or the compound which inhibits the hexokinase enzyme, that is glucose 6-phosphate। क्या है हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये आपको याद रखना है, ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करता है। ठीक है। उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है आपको कि आपके इस सारे प्रोसेस में नेट गेन ऑफ एटीपी कितना मिलता है, नेट गेन ऑफ एटीपी, दैट इज 2, क्योंकि ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिलेगा ही मिलेगा इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और ग्रॉस गेन कितना मिलेगा, 8, बिकॉज जो इसमें यहाँ पे 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स है वो आपको NADH से उन्हीं ऑर्गेनिज्म्स में मिलते हैं जो ऑर्गेनिज्म्स आगे के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म्स आगे के स्टेप्स को फॉलो नहीं करते वहां पर आपको ये नहीं मिलते। सो दिस इज कॉल्ड एज द ग्रॉस गेन। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच।